Good morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of दिया देवघर IS Academy. आज हम 25 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. तो आज का फर्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ट्रम्प्स एब्रप्ट चेंज ऑफ पॉलिसी ऑन यूक्रेन रेजेस डाउट अबाउट ताइवान. इंपॉर्टेंट इस न्यूज़ में ये है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है सिंस 3 years ऑफ यूक्रेन ऑक्यूपेशन बाय रशिया. हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन में 3 years से वॉर चल रहे हैं, राइट? तो 3 years में पहली बार यूएन के रिजोल्यूशन में यूएसए ने रशिया को सपोर्ट किया है, यूक्रेन के खिलाफ वोट किया है. ठीक है, तो इसके पीछे ट्रंप की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? इसके पीछे जो ट्रंप की स्ट्रेटजी है वो ये है कि यूक्रेन इज अ रिच सोर्स ऑफ, यूक्रेन क्या है? रिच सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स है. ठीक है, तो ट्रंप की ये स्ट्रेटजी है कि यूक्रेन को क्या करना है? यूक्रेन को एक परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स बनाना है यूएसए को. ठीक है, इसलिए इसको सब्जुगेट करने के लिए यूएसए ने यूक्रेन के अगेंस्ट ये पॉलिसी अपनाई है. ठीक है, और दिस जो स्टैंड है, ये जो स्टैंड है यूएसए का यूक्रेन के लिए, ये ताइवान के लिए भी डाउट रेज कर रहा है. ठीक है, ताइवान के लिए भी ये डाउट रेज कर रहा है. ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि हम यूएसए ने ताइवान को चाइना के अगेंस्ट में मिलिट्री फोर्सेस इंश्योर किया है. ठीक है, तो अगर यूएसए अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसी जिस तरह से वो पीछे हट जा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में, तो उस तरह तो वो ताइवान के साथ भी कर सकता है. सो दिस मूव ऑफ यूएसए इज रेजिंग आईब्रोज अगेंस्ट ताइवान ऑल्सो, कि अब वो ताइवान के खिलाफ भी ऐसा कर सकता है. एंड दिस कैन एम्बोल्डन चाइना, है ना? तो क्योंकि चाइना का ताइवान ऑक्यूपेशन में, ताइवान के ऑक्यूपेशन में चाइना को कौन रोक रहा है? रोक रहा है यूएस के मिलिट्री फोर्सेस. ठीक है, तो अगर ट्रंप ऐसा स्ट्रेटजी यूक्रेन के लिए कर सकते हैं तो वो सेम ताइवान के लिए भी कर सकते हैं, इसमें डाउट नहीं है, राइट? नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. नेक्स्ट न्यूज इज सर्वेलियंस कैपिटलिज्म, द पावर टू कंट्रोल पर्सनल डेटा. अब यहां पे हमने एक न्यू टर्मिनोलॉजी देखी. वो न्यू टर्मिनोलॉजी क्या है? सर्वेलियंस कैपिटलिज्म, राइट? सो व्हाट इज दिस सर्वेलियंस कैपिटलिज्म? सर्वेलियंस कैपिटलिज्म ये होता है जिसमें आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शंस, आपके सोशल इंटरैक्शंस सबको ट्रैक किया जाता है, सबको मॉनिटर किया जाता है. ठीक है, यानी आपके सारे सोशल इंटरैक्शंस, आपके बिहेवियरल, आपके जो बिहेवियर्स हैं, एक्शंस हैं, वेयर अबाउट्स हैं, सबको ट्रैक करके उसके बाद क्या किया जाता है? एक एल्गोरिदम बनाया जाता है प्रेडिक्टिंग योर फ्यूचर बिहेवियरल पैटर्न. और इस एल्गोरिदम को, इस डेटा को कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट यूज करते हैं टू चेंज योर परसेप्शन, टू चेंज योर परसेप्शन अबाउट वर्ल्ड. ठीक है, और उससे क्या होता है? इसी मैकेनिज्म को सर्वेलियंस कैपिटलिज्म बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज द न्यूज अबाउट कि जो सर्वेलियंस कैपिटलिज्म है, द पावर टू कंट्रोल पर्सनल डेटा. और ऐसा कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कर रही है टू चेंज योर व्यू अबाउट अफेयर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, जो भी आपका परसेप्शन है चीजों को लेकर के, उसको चेंज किया जाता है, उसको इफेक्ट किया जाता है इस के थ्रू. ठीक है,
तो ये है इस न्यूज़ में, इसमें हमें ये टर्मिनोलॉजी जानने की ज़रूरत थी। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। Next news is not business as usual. India's reputation for high quality general drugs should not be put at risk. तो इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो फार्मेसी का बिजनेस है वो मियर एक बिजनेस नहीं है, राइट, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया जेनेरिक ड्रग्स का ग्लोबल सप्लायर है, राइट। ग्लोबल साउथ का इंडिया क्या है, एक फार्मेसी हब है। लेकिन ये जो बिजनेस है फार्मेसी का, ये बहुत रेप्यूटेशन बना भी सकता है और पल भर में रेप्यूटेशन बिगाड़ भी सकता है ना। जैसे हमने कई बार न्यूज में देखा था कि अफ्रीका की कंट्री को में बहुत सारे बच्चे कफ सिरप पीने से मर गए थे। क्यों? क्योंकि जो उसमें केमिकल यूज हुआ था वो था इथाइलिन ग्लाइकॉल, विच इज अ बैंड प्रोडक्ट, जिसको कि यूज करना बैंड है, राइट। लेकिन हमारे कफ सिरप्स में, आई ड्रॉप्स में ऐसे जो केमिकल्स हैं वो यूज किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आई इंफेक्शन, आई साइट लॉस, ये सबके खतरे देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर, इसको बहुत ही जिम्मेदारी से निभाने की जरूरत है, ताकि जो हमारा एक रेप्यूटेशन है मेडिसिन को लेकर, वो उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़े, वो रेप्यूटेशन डेंट नहीं हो, राइट। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज आरटीआई इज नाउ द राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। अगर हम ये देखें तो आरटीआई कब आया है? आरटीआई आया है 2005 में, राइट। आरटीआई 2005 में आया है और ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि वो सरकार से सवाल पूछे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सरकार ब्रिज बना रही है, तो ये एक्ट सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि वो सरकार से सवाल पूछे कि ब्रिज बनाने में कितने खर्च हुए हैं, राइट। कौन, और अगर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉय है तो उस पर कितने केसेस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आरटीआई के थ्रू सिटीजन्स पूछ सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो भी जिन पर भी केसेस कोर्ट में हियरिंग हो सकती है, जिन पर भी पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता है, वो सारे टॉपिक्स पर सिटीजन्स को ये अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार को जवाब भी देना है विद इन 30 डेज, राइट। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि टाइम टू टाइम जो ये अधिकार है उस पर इतने रिफॉर्म्स किए गए, इतने अमेंडमेंट्स किए गए कि जो उसका मेन मकसद था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया है। और नाउ इट इज नॉट द राइट टू गिव इंफॉर्मेशन, रादर इट हैज नाउ बिकम राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन, ठीक है। बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट्स किए गए ताकि इसके पावर को और एकदम से कम किया जा सके, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस एक्ट में ये प्रोविजन है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाना है, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं मैक्सिमम ये क्या होते हैं, रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। रिटायर तो हो जाते हैं ये पब्लिक सर्वेंट्स, लेकिन जो इनमें अफसर वाले ये रुतबा होता है वो रुतबा कम नहीं होता, ठीक है, और वो बहुत ही ढील सील रवैया उनका रहता है। दूसरा, जो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं ये क्या करते हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस भी हम देखते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। अगर हाई कोर्ट के मुकाबले अगर देखें तो काफी ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस आपको इंफॉर्मेशन कमीशन में देखने को मिलेगा, जबकि
हाई कोर्ट में जो केसेस जाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंफॉर्मेशन कमीशन। इसमें तो बस इतना ही करना है कि इंफॉर्मेशन मांगा गया है, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, फिर भी इतना पेंडेंसी ऑफ केसेस देखने को मिलता है। उसके बाद टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, कुछ इसमें वर्डिक्ट्स ऐसी जारी की कि इसके जो इसका जो ये है मेन मकसद है, ठीक है, उसको भी कमजोर कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल 2011 में एक केस था सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट है, जिसके अंतर्गत ये प्रोविजन है कि किन केसेस को आरटीआई के अंतर्गत एक्सेप्शन में माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ जैसे कैबिनेट मीटिंग्स, राइट, और भी बहुत सारे ऐसे हैं इंफॉर्मेशन जो कि बाहर आना कंट्री के सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, कंट्री के सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो सही नहीं रहेगा कि अगर ऐसे इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को बाहर किया जाए। लेकिन क्या है कि इस केस में सीबीएसई वर्सेस शेखर बंदोपाध्याय केस, आदित्य बंदोपाध्याय केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जो एग्जेम्पशंस हैं उसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाना चाहिए, ठीक है, उसको नैरोली नहीं, उसको ब्रॉडली इंटरप्रेट करना चाहिए। अब बात यह होता है कि जब आप ब्रॉडली बोल देते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें इसमें आने लगती हैं। नैरो में कम एक्सेप्शन है, लेकिन ब्रॉडर में एक्सेप्शंस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2012 में एक ऑफिशियल के लिए जब उनका पर्सनल डेटा, उनका ये मांगा गया कि उनके बारे में जानकारी मांगी गई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पर्सनल डेटा है और इसको बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके अलावा एक एक्ट आया, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी आरटीआई को कमजोर करने का एक एक्ट था, ठीक है। तो ऐसा टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी आता है आरटीआई में, और ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं जो कहीं ना कहीं आरटीआई का जो मेन मोटो था, मेन मकसद था, उसको कमजोर करने का पर्पस होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज में, ठीक है। Next news is emission intensity targets to be released by month end, ठीक है। तो इस न्यूज में यह बताया गया है कि जो आपका कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। तो इस कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 9 इंडस्ट्रीज को एनलिस्ट किया है, जिसमें वो CO2 एमिशन टारगेट को फिक्स करेगी कि ये 9 इंडस्ट्रीज, जिनके नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, क्लोरअल्कली, राइट, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, पल्प एंड पेपर, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड टेक्सटाइल्स। तो इन सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे 9 इंडस्ट्रीज हैं जिनका कि कार्बन CO2 एमिशन टारगेट सरकार फिक्स करेगी, ठीक है। फिर इन 9 इंडस्ट्रीज को, मान लो ये 9 इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मान लो ये 9 इंडस्ट्रीज हैं, राइट। तो इन 9 इंडस्ट्रीज में अगर ए है, इंडस्ट्री बी है, इंडस्ट्री सी है, तो ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगी कार्बन ट्रेडिंग स्कीम? ये ऐसे वर्क करेगी जैसे इंडस्ट्री ए को, ठीक है, 200 CO2 टन एमिशन का टारगेट है, बी को 300 का टारगेट है, और सी को 100 का टारगेट है,
ठीक है, लेकिन किया क्या, जब एमिशन टारगेट्स देखे गए, ये तो ऐसा फिक्स किया गया कि इनको इतना एमिशन करना है, लेकिन ए ने मान लो अपने टारगेट से ज्यादा एमिट कर दिया, 300 एमिट कर दिया, ठीक है, 300 टन CO2 एमिट किया। बी ने 0 एमिट किया, एकदम बिल्कुल बिल्कुल भी एमिट नहीं किया, और न्यूट्रल, राइट। और हाँ, सी ने, जो कंपनी सी है, उसने 100 उसका टारगेट था और उसने 50 किया, ठीक है। तो अब ए क्या कर सकता है, ए कार्बन क्रेडिट वो परचेज कर सकता है कंपनी सी से, और वो सरकार को दिखाएगा कि हम अपने एमिशन टारगेट के अंतर्गत ही हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऐसे वर्क करती है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। So next news is internet shutdowns highest in 2024 globally. India tops in government ordered curbs. ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन हमने देखा है कि काफी न्यूज में रहता है, और रीसेंट तक यानी पिछले साल तक इंडिया टॉप रहता था इंटरनेट शटडाउन में, लेकिन इस साल के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया सेकंड नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? फर्स्ट नंबर पे म्यांमार है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे म्यांमार है। और क्यों? क्योंकि वहां पर मिलिट्री रूल लागू है, राइट। तो टॉप पर म्यांमार है, क्योंकि वहां पर मिलिट्री रूल है, राइट। और इंडिया सेकंड नंबर पर है। इंडिया के म्यांमार का 85 कर्ब्स है, 85 इंटरनेट शटडाउन है, और इंडिया का 84 इंटरनेट शटडाउन है। तो इंडिया इस तरह से सेकंड नंबर पे है, ओके। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज इज रिमार्केबल राइज इन इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज, ऐसा ILO चीफ ने कहा है। ILO चीफ ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का सोशल सिक्योरिटी कवरेज है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कवरेज यानी इसके अंतर्गत स्कीम्स सच एज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, राइट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हुआ, फिर आपका EPFO स्कीम, राइट, फिर ESIC कार्ड्स, ESIC कार्ड्स। तो ये सारे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उसमें अब किसी न किसी स्कीम के अंतर्गत अबाउट 49% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कवर्ड है। अगर पिछले 3-4 साल पहले देखें तो ये डाटा 23% हुआ करता था, लेकिन अब ये 49% है। तो कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट है सरकार के लिए कि अब क्या है कि अब हम ज्यादा सोशल सिक्योरिटी इंश्योर कर पा रहे हैं, राइट। मोर एंड मोर पॉपुलेशन कवर्ड है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, है ना, ओके। तो नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज इज सेक्रेड ग्रोव्स डिस्ट्रॉयड टर्न इनटू टाइगर एनक्लोजर्स अलीज सिमलीपाल ट्राइबल्स। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब क्या है, राइट। हम सबसे पहले देखेंगे सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब क्या है, और फिर हम देखेंगे कि सिमलीपाल ट्राइब्स किस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो सेक्रेड ग्रुप्स होता है, व्हाई इज दैट सेक्रेड? वो इसलिए सेक्रेड है क्योंकि वो कल्चरल पर्सपेक्टिव से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ट्राइबल्स होते हैं वो एंसिस्टर्स भी उनके क्या होता है कि काफी ज्यादा फॉरेस्ट से वो एसोसिएटेड होते हैं कल्चरल पर्सपेक्टिव से, है ना। इसलिए एक
जो हमने टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी होगी, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व, राइट। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व भी इसी कॉन्टेक्स्ट में लाया गया था, इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लाया गया था कि ट्राइबल्स अपने फॉरेस्ट लैंड से कितना ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। बहुत तो इसलिए अब क्या है कि उनका जो सिमलीपाल ट्राइब्स हैं वो उड़ीसा रीजन में पाए जाते हैं। तो उनका ये एलिगेशन है कि वहां पर क्या है कि टाइगर एनक्लोजर्स बनाने की वजह से उनका जो कांटेक्ट है फॉरेस्ट से वो डिस्कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। तो इसलिए जो सिमलीपाल ट्राइब्स बेसिकली मुंडाज होते हैं, हाँ, तो उनका ये एलिगेशन है कि जो टाइगर एनक्लोजर्स बना देने से उनका जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया है, राइट। तो ये एक न्यूज़ था, ओके। सो आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिए। हम कल फिर मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।